अस्सलाम वालेकुम। कैफ 7 कंपनी लॉ। आज इंशाल्लाह हम लोगों का लेक्चर नंबर 22 है। लास्ट जो लेक्चर था उसको हमने क्योंकि एक स्किप किया था तो 20 और 21 उसको नाम दे दिया था। ठीक है जी। अच्छा, अभी तक हम चैप्टर 3 को डिस्कस कर रहे हैं, आपके सामने है, ग्रेजुअली चीज़ों को लेकर चल रहे हैं हम। मकसद आप इसका समझ चुके होंगे कि भाई ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें किसी एक भी कॉन्सेप्ट के अंदर हमें मसला नहीं होना चाहिए और पेपर के अंदर उसने क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछना है, तो वहाँ पर हम कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए हमें बड़ा क्लियर प्रोसेस वाइज हम चीज़ को जब समझेंगे तो इंशाल्लाह वो भूलेगी भी नहीं। ठीक है जी। अच्छा, हमने अभी तक डायरेक्टर्स वगैरह के बारे में वो पढ़ लिया है कि उनके इलेक्शंस कैसे होते हैं, आपके कैजुअल वैकेंसी किस तरह फिल होती है, नॉमिनी डायरेक्टर्स किस तरह होते हैं, सब्सिक्वेंट इलेक्शन किस तरह होता है, फर्स्ट डायरेक्टर्स कैसे आते हैं, अगर बीच में किसी के पास शेयर होल्डिंग आ जाए इतनी कि वो समझता है कि मैं डायरेक्टर बन सकता हूं, तो वो किस तरह के फ्रेश इलेक्शन करवा सकता है। ये हमने कुछ चीज़ें पढ़ ली हुई हैं। अब ज़रा थोड़ी मज़ीद आगे आ जाते हैं कि डायरेक्टर्स तो बन चुके हैं, अब आगे उनकी पावर्स एंड ड्यूटीज़ के ऊपर अगर बात की जाए तो आज के लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। देखिए, हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो तमाम के तमाम डायरेक्टर्स बन जाए, ये ज़रूरी नहीं होता। स्पेशली लिस्टेड कंपनीज के अंदर हज़ारों के हिसाब से शेयर होल्डर्स होते हैं, लेकिन 8, 10, 15, 20 इतने के डायरेक्टर्स होते हैं। हाँ, जो छोटी कंपनीज हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं या एसएमसी है, एसएमसी में तो जो मेंबर है वही डायरेक्टर भी है, और प्राइवेट कंपनीज में भी कई बार हो जाता है कि क्योंकि थोड़े मेंबर्स होते हैं वो सारे कहते हैं हम डायरेक्टर्स भी बनना चाहते हैं, उनके पास वोट्स होते हैं, बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन बड़ी कंपनीज में ऐसे नहीं होता। तो भाई मेंबर्स ने अपने काम करवाने के लिए डायरेक्टर्स को कुछ पावर्स भी दी हुई हैं, कुछ अथॉरिटीज़ भी दी हुई हैं। एक तो ये मेंबर्स ने दी हैं, लेकिन असल में जो फिर इनके पास अथॉरिटी या पावर आती है वो कहाँ से आती है? कंपनीज एक्ट की तरफ से। ठीक है, कंपनीज एक्ट 2017 है जी, वो आपको डायरेक्टर्स को बताता है कि आपके पास कौन कौन से इख्तियार आते हैं, लेकिन साथ साथ ही आपके फ्राइज कौन कौन से हैं, मतलब ड्यूटीज़ भी साथ साथ आपको बताता है। तो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पावर्स ऑफ बोर्ड। बोर्ड से मुराद ऑब्वियसली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, मतलब है कि वो तमाम डायरेक्टर्स जो बैठे हुए हैं बोर्ड में वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। तो उनकी क्या क्या पावर्स हैं, क्या क्या इख्तियारात हैं। अच्छा, ये आगे जाने से पहले बल्कि आप लोगों का रिजल्ट भी आया है, तो रिजल्ट के ऊपर भी आप लोगों को मुबारक हो जो जो पास हो गए हैं। ठीक है, जिस जिस भी पेपर में था आप लोग पास हुए हैं, आपको बहुत मुबारक हो, आपके पेरेंट्स को बहुत मुबारक हो, आपके टीचर्स को बहुत मुबारक हो। और बाकी जो लोग रह गए हैं किसी पेपर में, वो भी प्लीज़ अब मतलब कि दिल बर्दाश्ता होने की ज़रूरत नहीं है। सीए में आपको पता है ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो वैसे भी किसी और फील्ड में भी होती हैं, लेकिन सीए में थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। कभी कोई आगे निकल गया, कभी कोई पीछे चला गया। आपने कभी भी किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करना। ठीक है, कंपैरिजन करेंगे तो अपने लिए बिला वजह की टेंशन क्रिएट करेंगे, उसका फ़ायदा ही कोई नहीं होना। मैं अक्सर ये कहता होता हूँ कि भाई ऐसी चीज़ जो नेसेसरी ही नहीं है उस चीज़ की क्यों आपने टेंशन लेनी है। मतलब कंपैरिजन करना इट्स नॉट नेसेसरी, आप उसके बगैर भी रह सकते हैं। तो आपने क्यों बिला वजह किसी के साथ कंपेयर करना अपने आप को कि भाई उसके पास हो गए। अदरवाइज अगर आप अपने आप खुद देखेंगे ना, अपने साथ कंपैरिजन ज़रूर करें। ठीक है, कि भाई मैं साल पहले कैसा था, 6 माह पहले कैसा था, 2 माह पहले कैसा था, अब क्या मेरे अंदर किसी चीज़ के अंदर बेहतरी है, जिसमें भी आप लेके आना चाहते हैं, ये एक चीज़ होती है। तो फेलियर जो है, फेलियर को पॉजिटिवली लेना चाहिए। इसमें से जो चीज़ें निकलती हैं आपके लिए, जो आपको आइडिया ज़ाहिर हुए होंगे, जो खुदा न खासा जो लोग फेल हुए हैं, ठीक है, ये कई बार लर्निंग की अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी होती है। इवन मैं मतलब कि भी अपने एग्ज़ाम में मैं भी फेल हुआ, लेकिन एक बार तो मैं भी बड़ा डिप्रेस हो गया कि यार ये क्या सीन हो गया, दूसरे वो आगे निकल गए, ये वो। फिर मैंने अपने आप को समझाया कि यार दूसरों के साथ मेरा कोई मुकाबला नहीं है। ठीक है, मैं एक अपनी तरह मैंने चीज़ें लेकर चल दी हैं, और मेरा एटीट्यूड भी थोड़ा सा शुरू से ऐसा था कि अपने हिसाब से काम करना, मुश्किल काम को भी हाथ डालना है। ये वो तो फिर मैंने कहा यार मैं क्यों ये फजूल तरह की परेशानियाँ ले रहा हूँ। तो उसके बाद अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बड़ा सपोर्ट किया। वो मेरे ख्याल में ज़रूरी था वो वाला सेटबैक, ताकि मैं थोड़ा सा ना होता ना औकात चाहे ना औकात में मैं आ जाऊँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ईजी ले बैठा था। तो आप में से भी कुछ लोगों ने एएफसी करके निकले थे या पीआरसी, तो बार में ईजी ले लिया। अगर यार कैफ भी इस तरह का, कोई बात नहीं यार, अभी तो लंबी दौड़ है, अभी तो आगे आपका CFAP 6 भी आना है। कौन सा सिर्फ हमने कैफ ही करना था, तो इसलिए परेशान नहीं होना। ठीक है, वो एक है ना, तेज़ नहीं ज़्यादा भाग, ये मैराथन है, रेस नहीं, समझा बात। ठीक है भाई, ये मैराथन है, ये कोई रेस नहीं है कि हम बड़ी जल्दी जल्दी भाग के निकले। मैराथन का पता है ना, लंबा दौड़ना होता है, तो ये आपके लिए मैराथन है। सही है, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं। स्टिल किसी को कोई भी किसी भी तरह का है उसके
वो शेयर करना चाहता है तो मैं तो भाई अवेलेबल ही होता हूँ आप लोगों के लिए, तो आप मेरे से डिस्कस करें, कोई भी गाइडेंस चाहिए तो मैं फुली अवेलेबल हूँ, ठीक है। परेशान नहीं बस होना, ठीक है। बड़ी छोटी सी चीज़ है यार, आगे बड़ी बड़ी ज़िंदगी में परेशानियाँ आनी है, उसको अगर आप इधर देखते हो ना पीछे तो आप कहते हो यार वो की सी मैं मतलब कि ऐसी छोटी सी चीज़ की वजह से परेशान था, अब तो बड़ी बड़ी चीज़ें आ गई हैं। तो ठीक है भाई, अगेन सबको मुबारक हो जो पास हुए हैं, और जो रह गए हैं आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह अल्लाह ने ज़ाहिर बेहतर ही सोचा है। अक्सर हम कहते हैं सोचा होगा नहीं है, मतलब सोचा है, अल्लाह बेहतर ही सोचता है आप लोगों के लिए, हम सब के लिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप देखेंगे कि आपको खुद फील होगा कि यार अच्छा उस वक्त मैं फ़ेल हुआ था अगर, तो उसकी ये रीज़न्स थी, इस वक्त मैं जो पास हुआ हूँ तो वो शायद उसके अंदर उस फेलियर का भी कोई ना कोई पार्ट है, ठीक है। ये खैर अब मतलब मोटिवेशनल सी बातें हैं, ये जितनी मर्जी कर लो ये नहीं असर करती जिस पर नहीं करनी हो तो इसलिए टेंशन नहीं लेनी, चिल हो जाए, अगले बस पेपर्स की तैयारी करें, ठीक है। चलें जी अच्छा आ जाए वापस ही, हम पढ़ रहे थे अपना पावर्स ऑफ बोर्ड। अच्छा, द बिजनेस ऑफ अ कंपनी शैल बी मैनेज बाय द बोर्ड, ये हमें ऑलरेडी पता है, एंड हु मे एक्सरसाइज ऑल सच पावर्स ऑफ द कंपनी एज आर नॉट बाय द कंपनीज एक्ट और बाय आर्टिकल्स। एज आर नॉट नहीं है यहाँ पे, एज आर रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, होगा यहाँ पे, सही है, ये गलती से आ गया कि भाई वो तमाम पावर्स को एक्सरसाइज करेंगे जो कंपनीज एक्ट उन्हें देता है, और बाय द आर्टिकल्स और बाय स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड टू बी एक्सरसाइज बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग, ठीक है जी। अच्छा, इसको दो एंगल से देखा जा सकता है। एक मतलब ये जो लाइन लिखी हुई है, एक तो इसका मतलब ये है कि जो कंपनीज एक्ट वगैरह ने उसको रिक्वायरमेंट दी हुई है उसके मुताबिक वो अपनी पावर्स को यूज करेगा। जो दूसरा ये कहना चाह रहा है, ठीक है, अजीब सी इंग्लिश के साथ, वो ये कहना चाह रहा है कि भाई वो तमाम पावर्स जो कंपनी यूज नहीं करती, कंपनी से मतलब शेयर होल्डर्स यूज नहीं करते, किसी स्पेशल रेजोल्यूशन की यूज नहीं हो रही, जनरल मीटिंग्स के अंदर नहीं यूज हो रही, तो वो पावर्स इनके पास आ जाती हैं। कहने का मकसद यह है कि जो इख्तियारात शेयर होल्डर्स के पास नहीं है लेकिन कंपनी के काम करने के लिए ज़रूरी हैं, तो वो इख्तियारात फिर किसके पास आ जाएंगे, वो डायरेक्टर्स के पास आ जाएंगे। ओके जी, चलें ये इग्नोर भी कर दें, ठीक है। नीचे आ रहे पावर टू बी एक्सरसाइज बाय पासिंग अ बोर्ड रेजोल्यूशन। अच्छा एक रेजोल्यूशन होती है जी, दो तरह की बेसिकली मीटिंग्स होती है ना, एक होती है मेंबर्स की मीटिंग और एक होती है मेंबर्स की मीटिंग को जनरल मीटिंग का नाम बोला जाता है, और एक होती है डायरेक्टर्स की मीटिंग, उसको बोर्ड मीटिंग का नाम बोला जाता है। जो जनरल मीटिंग के अंदर बातें होती हैं उनको रेजोल्यूशन बोला जाता है, वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी हो सकती है, स्पेशल रेजोल्यूशन भी हो सकती है। जो बोर्ड मीटिंग के अंदर फैसले होते हैं उनको बोर्ड रेजोल्यूशन बोला जाता है। दे आर नॉट कॉल्ड ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन, ये नहीं बोला जा सकता उनको। अगर आप ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का वर्ड बोलेंगे तो माइंड में फौरन आएगा कि मेंबर्स ने पास किया रेजोल्यूशन। अगर आप स्पेशल रेजोल्यूशन का वर्ड बोलेंगे तो यही माइंड में आएगा कि मेंबर्स ने पास किया विद द 3/4 मेजोरिटी एंड 21 डेज ऑफ नोटिस, ठीक है, ये आपके माइंड में आएगा। इसलिए वो डायरेक्टर्स के लिए वो वर्ड नहीं यूज होने। डायरेक्टर्स की मीटिंग के लिए जब आपने करने हैं तो आप बोर्ड रेजोल्यूशन का नाम लेते हो। ओके जी, तो भाई डायरेक्टर्स बोर्ड रेजोल्यूशन के थ्रू कौन कौन से फैसले कर सकते हैं वो देख लेते हैं जी। पहले नंबर पे टू इशू शेयर्स, डिबेंचर्स और अदर रिडीमेबल कैपिटल और टू अदरवाइज बोरो मनी और इन्वेस्ट इन द फंड्स ऑफ द कंपनी। अब हमने बेसिकली इनको समझना ही है पॉइंट टू पॉइंट की है क्या, बाकी तो आप इसको जब 6-7 बार पढ़ेंगे वो इंशाल्लाह याद भी आपको रह जाएगी चीज़ें। अच्छा, अब वो कह रहा है कि भाईजान सबसे पहले पावर आ गई थी टू इशू शेयर्स, शेयर्स इशू करने का फैसला बोर्ड करता है इनिशियली, ठीक है। इनिशियली फैसला ये करते हैं, बाद में मेंबर्स की मीटिंग में भी वो चीज़ लेकर जाई जाती है, लेकिन इनिशियल फैसला इनका होता है कि शेयर्स करने हैं कि नहीं इशू। तो इशू शेयर्स का पता ही आपको, डिबेंचर्स का भी आप लोगों को पता है, बॉन्ड्स, ठीक है। पब्लिक से जब हम कर्जा लेते हैं, और आपको पता है कि डिबेंचर्स कैन बी इशूड बाय ओनली लिस्टेड कंपनी, सिर्फ लिस्टेड कंपनी इशू कर सकती है, जबकि जो शेयर्स हैं वो हर कंपनी इशू कर सकती है, पब्लिक को नहीं कर सकती। पब्लिक को सिर्फ और सिर्फ जो है आपकी लिस्टेड कंपनी करती है, चाहे वो डिबेंचर्स हो चाहे वो शेयर्स हो। लेकिन यहाँ पे क्योंकि पब्लिक का वर्ड नहीं है तो ये सिंपल है टू इशू शेयर्स, मतलब है कि शेयर्स को पब्लिकली भी कर सकते हैं वैसे भी कर सकते हैं। तो ये तमाम कंपनीज के लिए बात की गई है। डिबेंचर्स या बॉन्ड्स वाली बात सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, लिस्टेड कंपनी के लिए, ठीक है। बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं, अवाम कर्जा देती है कंपनी को, एक फिक्स रेट होता है, कूपन रेट भी उसको कहते हैं, उसके ऊपर मंथली, क्वार्टरली, बाई एनुअल, एनुअल जो भी डिसाइड हो उसके मुताबिक क्या करती है कंपनी, उनको इंटरेस्ट देती रहती है, ठीक है। और फिर एक फिक्स टाइम के बाद रिडीम कर देती है, मतलब पैसे सारे के सारे उसके प्रिंसिपल वापस कर देती है, ठीक है जी।
तो ये भाई फैसला किसने करना है कि हमने शेयर्स इशू करने हैं या डिबेंचर्स इशू करने हैं, वो डायरेक्टर्स करते हैं। और अदर रिडीमेबल कैपिटल, या इसके अलावा भी, वो कहते हैं ये तो दो टाइप्स मैंने बता दिया, इसके अलावा कोई और भी तरीका ना, रिडीमेबल कैपिटल। रिडीमेबल कैपिटल से मुराद काबिल वापसी कर्जा, ठीक है, काबिल वापसी जो वापस करना हो। इक्विटी जो होती है वो इररिडीमेबल होती है या नॉन रिडीमेबल होती है, वापस नहीं करनी होती, ठीक है। और टू अदरवाइज बोरो मनी, या कर्जा पैसे उधार लेना, मतलब जैसे बैंक वगैरह से, वो भी पावर इनके पास है। और इन्वेस्ट इन द फंड्स ऑफ द कंपनी, या इन्वेस्ट भी करने का अथॉरिटी इनके पास होती है। इसका मतलब है कि पहली लाइन के अंदर उसने कुछ चीज़ें कवर की हैं। उसने कहा कि भाई शेयर्स इशू करने हैं कि नहीं करने, ये पावर किसके पास है, डायरेक्टर्स के पास है डिसाइड करने की। पहले ये करेंगे फिर मीटिंग में बात जाएगी, ठीक है। डिबेंचर्स वाली तो मीटिंग में जानी नहीं है, जनरल मीटिंग में, ये इन्होंने करना है दूसरा डिबेंचर्स, ठीक है। फिर वो आ जाती थी आगे, या आपने कोई और किसी भी तरह का रिडीमेबल कैपिटल इशू करना है, वो भी कौन करेगा, पावर कौन किसके पास है फैसला करने की, बोर्ड के पास है। अगर रेजोल्यूशन पास हो जाती है विद अ मेजोरिटी, मतलब मोस्टली डायरेक्टर्स कहते हैं करना है तो फिर करना है, ठीक है। देन आपका आता है कर्जा कहीं से लेना, बोरो मनी, ठीक है। ये मतलब कि उनसे हटके है ना, अगर तो वो बॉन्ड्स की सूरत में होता है तो उसके लिए डिबेंचर्स वर्ड आ गया। इसके अलावा किसी से भी लेना है कर्जा तो वो वहाँ पे क्या आ गया, बोरो मनी आ गया। या वो कहता है कंपनी के फंड्स को इन्वेस्ट करना है किसी जगह पे, तो फैसला कौन करेगा, आपका बोर्ड करेगा। ओके जी। कैश फ्लोज के अंदर आपने IAS 7 कैश फ्लोज पढ़ी होगी, पढ़ी हुई है ना रिपोर्टिंग में। उसमें आपको पता है कि 3 तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, मतलब अगर मैं उस एंगल से आपको बता सकूं, मेरे ख्याल में तो याद भी रह जाएगा। 3 तरह की होती है ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, इन्वेस्टिंग होती हैं और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ होती हैं। पहली लाइन के अंदर ना उसने कहा कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ करनी है या नहीं करनी, वो वाला फैसला कौन करता है, बोर्ड करता है। आइए समझ गए। चलो दूसरे नंबर पे, टू मेक लोन्स, कर्जे देना, ठीक है। एम्प्लॉयज़ को कर्जा देना और कंपनीज को देना, सब्सिडरी को दे देना, ठीक है। मतलब कि किसी भी तरह का कर्जा देना है या नहीं देना, ये फैसला ये करते हैं। लेकिन आगे लिखा, दिस रिस्ट्रिक्शन ऑफ पासिंग अ बोर्ड रेजोल्यूशन डज नॉट अप्लाई टू बैंकिंग कंपनी एडवांसिंग लोन्स इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। हाँ देखें, उसने कहा कि भाई अगर कंपनी किसी को कर्जा देना चाह रही है तो पहले बोर्ड रेजोल्यूशन पास करवानी पड़ेगी, अनलेस द कंपनी इज अ बैंकिंग कंपनी। अब बैंकिंग कंपनी ने तो दिन में कोई 10 बार लोन देना होता है, 50 बार लोन देना होता है, उनका तो काम ही लोन्स देना ना। अब क्या बार बार बोर्ड की मीटिंग बैठती रहे वहां पे, उनका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, उनका तो आम काम ही कर्जे देना है। लेकिन अगर कोई कंपनी टेक्सटाइल की कंपनी है, ठीक है, अब उसका काम कर्जे देना तो नहीं है, लेकिन उसने किसी पार्टी को पैसे देने हैं उधार के तौर पे, या अपनी किसी सब्सिडरी को देने हैं, होल्डिंग को देने हैं, या आप कह लें किसी मेंबर ने कर्जा मांग लिया, किसी एम्प्लॉय ने कर्जा मांग लिया। अब इस केस में क्या होगा जी, बोर्ड की रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड होगी। लेकिन अगर उसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होता फिर रिक्वायर्ड नहीं थी, क्योंकि वो बार बार भाग भाग के बोर्ड की मीटिंग्स थोड़ी बुलाएंगे। ठीक है जी, लॉजिक समझ आ गया। तीसरे नंबर पे, टू अप्रूव एनुअल एंड पीरियोडिकल अकाउंट्स एंड टू अप्रूव बोनस फॉर एम्प्लॉयज। एनुअल अकाउंट्स को अप्रूव करना, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात हो रही है, या पीरियोडिकल से मुराद है कि अगर लिस्टेड कंपनी है तो उसके लिए तो लाजमी है ना कि उसने क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनानी है। तो पीरियोडिकल से मुराद किसी भी पीरियड की होगी, ठीक है। अगर वही पीरियड साल वाला हो पूरा तो वो एनुअल कहलाता है, उस मतलब उसको फिर पीरियोडिकल नहीं एनुअल बोल देते हैं। अदर देन दैट जो इंटरम हो जाती हैं 6 महीनों की, 9 महीनों की, 3 महीनों की, उसको क्या बोल देते हैं हम, पीरियोडिकल बोल देते हैं। तो उन्होंने कहा भाई उनको अप्रूव करना ये किसका काम है, बोर्ड का काम है। अच्छा, अब होता क्या है कि बोर्ड पहले अप्रूव करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, फिर वही वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट होती हैं आपकी जनरल मीटिंग के अंदर, ठीक है। वहां पर फिर मेंबर्स भी इसको अप्रूव करते हैं, लेकिन पहले अप्रूव कौन करता है इसको, बोर्ड अप्रूव करता है, ठीक है। आगे जाके हम पढ़ भी लेंगे एक जगह पे कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं मतलब यही आपकी अकाउंट्स वगैरह, उसके ऊपर जो साइन होते हैं वो एक तो सीईओ का साइन होता है और मिनिमम एक डायरेक्टर का साइन होता है, ठीक है। मतलब है कि ये अपने साइन कर रहे होते हैं हर पेज के ऊपर। और अगर ये लिस्टेड कंपनी हो तो फिर बीच में सीएफओ साहब भी आ जाते हैं, उनके भी साइन होते हैं, ठीक है। इसको अप्रूवल कहते हैं। अगर लिस्टेड हो तो बीच में सीएफओ भी आएगा, क्योंकि लिस्टेड कंपनी के लिए सीएफओ का होना लाजमी है, मस्ट है कि उस कंपनी का सीएफओ मस्ट है।
बाकी कंपनीज की मर्जी है सीएफओ रखें या ना रखें, डजेंट मैटर, लेकिन इस कंपनी का लिस्टेड का सीएफओ लाजमी है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिस्टेड कंपनी के लिए बहुत बड़ी एक चीज़ है, ठीक है। तो भाई वो उसका जो सीएफओ भी मौजूद है तो रेलेवेंट बंदे से भी वो कहते हैं साइन करवाओ, ठीक है जी। तो एक सीईओ ने और एक डायरेक्टर ने करने होते हैं, और अगर सीईओ साहब मुल्क में मौजूद ना हो फिर 2 डायरेक्टर्स ने करने होते हैं, ठीक है। खैर ये आगे जाकर पढ़ लेंगे, बस मैं वैसे बता रहा हूँ कि इस तरह ना वो हर पेज के ऊपर अपने साइन कर देते हैं। ओके भाई, चलें। एंड टू अप्रूव बोनस फॉर एम्प्लॉयज, और एम्प्लॉयज के लिए बोनस वगैरह भी अगर कोई करना है, देना है उनको कोई बोनस किसी तरह का, तो वो भी ये लोग करते हैं। ओके, आगे उसने कहा कि टू इनकर कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन एनी सिंगल आइटम और डिस्पोज ऑफ अ फिक्स्ड एसेट इन अकॉर्डेंस विद द लिमिट एज मे बी स्पेसिफाइड। ये भी जरा समझ लें। उसने कहा कि भाई कोई लिमिट स्पेसिफाई अगर की हुई है कमीशन ने या कंपनीज एक्ट ने, लिमिट से मुराद क्या है, मिसाल के तौर पे लिमिट है कि 10 लाख से बड़ा कोई भी आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर करना, पता है कैपिटल एक्सपेंडिचर का और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। रेवेन्यू क्या होता है, रूटीन के एक्सपेंसेस, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, जिनका फायदा 1 साल से ज्यादा हो तो उसको कैपिटल बोल दिया जाता है। यहाँ पे वो रेवेन्यू की बात नहीं कर रहा, कैपिटल की बात कर रहा है। वो कहता है कैपिटल एक्सपेंडिचर जो लिमिट से ऊपर जा रहे हों, कौन सी लिमिट, जो कि कंपनीज एक्ट ने बताई हुई है, वो आप छोड़ें कौन सी लिमिट है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो भाई अगर कंपनीज एक्ट ने एक लिमिट बताई हुई है, फॉर एग्जांपल 10 लाख से ऊपर का कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए बोर्ड की अप्रूवल रिक्वायर्ड है तो रिक्वायर्ड है। और इसी तरह डिस्पोज अगर करना हो, सेल करना हो, बेचना हो, गिफ्ट करना हो, वट एवर जो भी करना हो, उसकी भी लिमिट जो बताई हुई है कंपनीज एक्ट ने कि भाई इससे ऊपर की जो है वो आप बोर्ड रेजोल्यूशन के बाद ही कर सकते हैं, तो वो फिर करेंगे वो, तो ये भी उनके पास एक पावर आ गई, ठीक है जी। To undertake obligations under leasing contracts exceeding such amount as may be notified, फिर वही बात आ गई कि भाई कमीशन ने या कंपनीज एक्ट ने जो अमाउंट नोटिफाई की हुई है कि इससे ऊपर का लीज का कॉन्ट्रैक्ट जो अगर आप लीज करना चाह रहे हैं, ठीक है, लीज करना चाह रहे हैं, देखें टू अंडरटेक ऑब्लिगेशंस मतलब है कि लीज पे लेना चाह रहे हैं, देने की बात नहीं हो रही। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है लाइबिलिटी, तो इसका मतलब है कि कंपनी अगर एसेट्स लीज पे ले रही है तो जाहिर है कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी आ गई ना, लीज लाइबिलिटी। आप पढ़ लिया होगा IFRS 16, आई होप, जब पढ़ लेंगे तो लीज लाइबिलिटी जो है, ठीक है, एसेट को आपने यूज के लिए लिया, राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट हो गया, लीज लाइबिलिटी क्रेडिट होगी, तो भाई वो उसकी लाइबिलिटी वाली बात कर रहा है। हाँ, अगर कंपनी खुद लीज पे दे रही है उसके लिए नहीं, वो कहता है मतलब यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे वो कह रहा है कि भाई अगर आपने लीज पे लेनी है चीज, ठीक है, तो वो बोर्ड की अप्रूवल चाहिए होगी, उसकी भी कोई लिमिट है, लिमिट छोड़ दें हमारे जब है ही सिलेबस में। देन टू डिक्लेयर इंटरम डिविडेंड, टू डिक्लेयर इंटरम डिविडेंड। अच्छा, अब डिविडेंड ना 2 तरह का होता है, डिविडेंड 2 तरह का है भाई। एक को हम कहते हैं इंटरम और एक होता है फाइनल डिविडेंड। एक होता है इंटरम डिविडेंड, ये आपके सिलेबस का पार्ट भी है, उधर जब पहुंचेंगे तो इसको कर भी लेंगे डिस्कस, इंटरम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड। तो भाई जो इंटरम डिविडेंड है ये, इसके लिए बोर्ड का अप्रूवल काफी है, मतलब बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगी तो ये काफी है, कॉफी या चाय, ठीक है। दूसरा आ गया फाइनल डिविडेंड, इसके लिए बोर्ड का अप्रूवल काफी नहीं है, ये प्रपोज करता है बोर्ड, लेकिन इसके लिए जो अप्रूवल होता है ना, सही है, मतलब इसको जो अप्रूव करता है कि हाँ जी करना है, वो करता है शेयर होल्डर्स या जनरल मीटिंग लिख देते हैं। अब आपको पता लग गया ना जनरल मीटिंग किसको कहते हैं, तो यहां पे फाइनल डिविडेंड के लिए जनरल मीटिंग का अप्रूवल चाहिए होता है, ठीक है। अच्छा, अब फाइनल डिविडेंड क्या है, फाइनल ये है कि भाई साल पूरे बाद जो डिविडेंड देना है या नहीं देना वो अप्रूव करता है आपका जनरल मीटिंग, मतलब मेंबर्स करते हैं। इंटरम से मुराद है कुछ कंपनी ना बड़ी अच्छी होती हैं, उनकी जो डिविडेंड पे आउट है, डिविडेंड पे करना, सही है, वो वाली अहलियत या काबिलियत वो बड़ी अच्छी होती है। लोग उनमें इन्वेस्ट इसलिए करते हैं कि यार ये साल में 2-2 बार डिविडेंड देते हैं, 3-3 बार डिविडेंड देते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी कंपनी है, एंग्रो है वो मतलब सही डिविडेंड दे देती है, टोटल पार को भी अक्सर दे देती है, तो मतलब कई तगड़ी कंपनीज हैं जो 1 से ज़्यादा बार भी डिविडेंड दे देती हैं साल में, ठीक है। तो अगर तो
साल के एंड में फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बेस पर नहीं दिया जा रहा। डिविडेंड का पता है ना, डिविडेंड क्या होता है, प्रॉफिट में से ही निकलना है। तो अगर तो एनुअल प्रॉफिट में से डिविडेंड दिया जा रहा है तो दैट इज कॉल्ड अ फाइनल डिविडेंड। लेकिन अगर एनुअल की बजाय 6 महीने के प्रॉफिट में से, 3 माह के प्रॉफिट में से इस तरह दिया जा रहा है तो दैट इज कॉल्ड इंटरम डिविडेंड। ठीक है, इंटरम डिविडेंड देना मस्ट नहीं है, लाजमी नहीं है इंटरम डिविडेंड देना। ठीक है, अच्छा लाजमी वैसे इंटरेस्टिंगली ये भी नहीं है, लेकिन लिस्टेड कंपनीज के लिए इधर कुछ ना सख्तियां हैं। ठीक है, वो सख्तियां क्या हैं कि वो मतलब ये नहीं कहते कि भाई आप लोग बिल्कुल ही ना दें, वो एक टाइम पीरियड रखा हुआ है उन्होंने, अभी नहीं हम वो डिस्कस करेंगे। इंटरम के लिए तो है ही नहीं ना, ये तो आपकी अपनी मर्जी है, गुड प्रैक्टिस है कि अगर आप एक बड़ी अच्छी कंपनी है और आप चाहते हैं कि जी हम दें तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज कोई लाजमी नहीं है। ओके जी, नेक्स्ट। तो मतलब है कि इंटरम डिविडेंड डिक्लेयर भी यही करते हैं, अप्रूव भी वैसे यही करते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए पहले अप्रूव होता है फिर डिक्लेयर होता है। डिक्लेयर का मतलब क्या, अनाउंस कर देना अवाम को। तो ये नेक्स्ट स्टेप उसने बता दिया ना कि अवाम को बता रही है तो मिलेगा, तो भाई उससे पहले अप्रूवल भी तो लेना पड़ेगा ना, तो अप्रूवल भी यही देते हैं। देन नेक्स्ट, टू ऑथोराइज द फॉलोइंग टू एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी फॉर मेकिंग सेल, परचेज और सप्लाई ऑफ गुड्स और रेंटिंग सर्विसेज विद द कंपनी। अच्छा, वो कहते हैं जो नीचे वाले 3 लोग हैं ना, इनको ऑथोराइज करना, इनको अथॉरिटी देना कि वो कंपनी के साथ किसी भी तरह का सेल, परचेज वगैरह का या सर्विस का एग्रीमेंट कर सकते हैं। देखें ये मेरी कंपनी है, ठीक है, अब इनके साथ कस्टमर्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं, जनरल कस्टमर भी आते हैं, इनका कोई ताल्लुक ही नहीं है डायरेक्टर्स वगैरह के साथ, वो तो आम रूटीन में करते रहेंगे काम। लेकिन 3 तरह के लोग ऐसे हैं, अगर वो इस कंपनी के साथ काम करेंगे, सेल परचेज का काम करेंगे या सर्विसेज लेने देने का काम करेंगे, तो उसके लिए पहले बोर्ड का अप्रूवल चाहिए होगा। ये नीचे ना 3 लोग हैं, इन्होंने बुलेट्स, ये गौर से ज़रा समझ लें बात, ये वाली, ये आगे कर लेना बुलेट्स को, उन्होंने ये 3 बुलेट्स ऊपर वाली तरतीब में लगाई हुई हैं। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा आगे कर लें। डायरेक्टर, फर्म वाली बात और प्राइवेट कंपनी वाली बात, इसको थोड़ा आगे ले जाएं। कहने का पर्पज़ है कि ऊपर वाले पॉइंट का ऑथराइज वाले के सब पॉइंट्स हैं ये 3, और आगे ये समझे, सुनते ना रहो, किताब चुको, बाद में आप लोगों ने कहना कि ये क्या हो गया, ये किधर लिखा हुआ था। अभी खोलो किताब, अगर नहीं खोली हुई, जाहिल आदमी हो, ठीक है, तो अभी करो इसको। ठीक, इसको भाई सही कर लो, मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोगों ने इसको ऐसे छोड़ देना, बाद में आप लोगों ने चीखना है कि ये क्या है, तो यही है ना पेपर में। ठीक है, इसको कर लें आगे, मतलब ये 3 जिस तरह भी लिखना चाह रहे हैं इसको नंबरिंग दे लें चाहे, मतलब ये ऊपर वाले ऑथराइज वाले पॉइंट के ही सब पॉइंट्स है। पहला पॉइंट क्या है, अगर कोई भी डायरेक्टर कंपनी के साथ सेल परचेज या सर्विसेज का एग्रीमेंट करना चाह रहा है तो उसको पहले बोर्ड अप्रूवल चाहिए होगा। ठीक है, जाहिर है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है ना, डायरेक्टर साहब पता लगे मर्जी से अपने हिसाब से कोई ट्रांजेक्शन कर जाए, बाकी लोगों को 1 लाख रुपए की चीज़ मिलती है, डायरेक्टर के यार मैं तो डायरेक्टर है भरा नहीं 80,000 दे दे। ठीक है, अब वो अपने हिसाब से भी कर दे, इसलिए क्या करना है, पहले बोर्ड का अप्रूवल लेना है आपने उसके लिए। दूसरे नंबर पे, द फर्म ऑफ विच अ डायरेक्टर, मतलब आपका डायरेक्टर इज अ पार्टनर ऑफ दैट फर्म और एनी पार्टनर ऑफ सच फर्म। भाई आपका डायरेक्टर जिस फर्म का पार्टनर है, वो फर्म आपके साथ, आपकी कंपनी के साथ किस तरह का काम करने आई है, तो जाहिर है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, बोर्ड अप्रूवल चाहिए। ठीक, बाकी डायरेक्टर्स को भी पता हो कि तुसी भी करो, ठीक है, उनको भी पता होना चाहिए। या वो कहता है कि आपका डायरेक्टर जिस फर्म में पार्टनर है, ठीक है, उसका कोई और पार्टनर आपके साथ काम करने आ गया कंपनी के साथ। पहले तो उसने कहा ना कि भाई आपका डायरेक्टर जिस फर्म में पार्टनर है, वो फर्म पूरी की पूरी फर्म कंपनी के साथ कोई सेल परचेज सर्विस वगैरह का एग्रीमेंट करने आ गया तो बोर्ड का अप्रूवल है। या उसने कहा दूसरे नंबर पे, आपका डायरेक्टर जिस फर्म में पार्टनर है, अगर किसी में है तो ठीक है, अगर किसी फर्म में पार्टनर है और उस फर्म का कोई भी पार्टनर भी आके अगर काम करना चाहता है आपकी कंपनी के साथ, फिर भी बोर्ड अप्रूवल चाहिए होगा। ठीक है, तीसरे नंबर पे, अ प्राइवेट कंपनी ऑफ सच डायरेक्टर इज अ मेंबर और डायरेक्टर। हाँ, अगर ये डायरेक्टर आपकी कंपनी का किसी और प्राइवेट कंपनी के अंदर, देखिए यहाँ पे फिर प्राइवेट कंपनी की बात है कि पहले भी हमने पढ़ा था, प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी की बात नहीं कर रहा, इसको अंडरलाइन कर लें। वो कहता है कि भाई आपका डायरेक्टर किसी और प्राइवेट कंपनी का डायरेक्टर है, ठीक है, या किसी और प्राइवेट कंपनी का मेंबर है, चाहे मेंबर में अब वोट शोर्स की बात नहीं हो रही, कितने वोट्स हैं, कितने शेयर्स हैं, वो कहता है मेंबर है, मतलब चाहे 1% भी शेयर्स हो। अब अगर वो प्राइवेट कंपनी आपकी कंपनी के साथ किसी भी तरह काम करना चाह रही है, सेल परचेज या सर्विसेज वगैरह का, तो बोर्ड अप्रूवल चाहिए होगा, क्योंकि तीनों केसेस में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है कि भाई आपके जो डायरेक्टर साहब हैं उनका कोई ना कोई इंटरेस्ट है दूसरी चीज़ के अंदर। ठीक है, ओके, चलें नेक्स्ट आ गया। फिर बोर्ड अप्रूवल कब चाहिए, इफ़ द अमाउंट इज मटीरियल एज पर जनरली अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है,
तो अगर अच्छा ये ना ये चौथा पॉइंट मतलब वो 3 वालों के साथ ही है, ठीक है, ये 3 वालों के ना साथ ही है, ये मतलब 4 पॉइंट्स हैं। वो तीनों केसेस कह रहा है कि तब होगा अगर अमाउंट मटेरियल है एज पर जनरली अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आपको पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनती है ना वो मटीरियलिटी की बेस पे बनती है। आप ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ लें क्या है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आप 2-4 रुपए वाली चीज़ें नहीं देखते, इस तरह की हो ना वो राउंडिंग ऑफ कर देते हैं या वो क्या करेंगे मिसलीनियस करके लिख देते हैं। तो अगर तो ये जो अमाउंट की बात हो रही है सेल परचेज वगैरह की, सर्विसेज वगैरह की, ये मटेरियल है मतलब इतनी के अहम है तो फिर तो इसके ऊपर ये करो, वरना इतना खपने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टर्स वेले थोड़े हैं। मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल मेरी एक कंपनी है टेक्सटाइल की, ठीक है या कोई और कर लो, फॉर एग्जाम्पल पेप्सी कंपनी है, ठीक है। अब कोई डायरेक्टर साहब आ गया जी एक बोतल खरीदने पानी की या दूसरी कोई कोल्ड ड्रिंक खरीदने आ गया, तो अब क्या उसकी बेस पर बोर्ड का अप्रूवल मंगवा लें यहाँ पे? ऑब्वियसली नहीं भाई, ठीक बात आई ना समझ। तो इस तरह नहीं है, कोई मटेरियल ट्रांजेक्शन है तो फिर है। अच्छा अब नीचे एक पॉइंट आ गया, टू राइट ऑफ बैड डेट्स एडवांसेस एंड रिसीवेबल्स। अगर आपने बैड डेट्स, पता ही ना बैड डेट्स का, ये वापस नहीं जो मिलना, जो मर गए हैं पैसे, ठीक है, वो अगर राइट ऑफ करने हैं आपने, प्रोविजन की बात नहीं हो रही, प्रोविजन करते हुए नहीं पूछना, राइट ऑफ करते हुए पूछना है। पता है ना दोनों अकाउंटिंग होपफुली सही जगह से पढ़ी होगी, ठीक है। ये वैसे बहुत ही बेसिक है कि जब आप पहले एक प्रोविजन रिकॉर्ड करते हैं कि भाईजान इतना बैड डेट हो सकता है, बाद में आप एक्चुअल राइट ऑफ करते हैं कि यार ये असल जो हो गया है, ठीक है, वो उसकी बात कर रहे हैं कि जब आपने असल में राइट ऑफ करना है कि यार ये पैसे मर गए हैं अब नहीं मिलने, किसी भी तरह का बैड डेट हो, एडवांसेस या रिसीवेबल्स वगैरह, मतलब अगर उनको राइट ऑफ करना हो तो बोर्ड का अप्रूवल चाहिए। देन टू राइट ऑफ इन्वेंट्रीज एंड अदर एसेट्स, और अगर आपने कोई इन्वेंट्री या अदर एसेट्स को राइट ऑफ करना है, ठीक है। अच्छा जो इन्वेंट्री वगैरह को भी इस तरह राइट ऑफ किया जा सकता है ना, ख़राब हो गई है या आपकी स्पेयर उसका क्या नाम है, सॉरी, ऑब्सलीट हो चुकी है, तो आप उसको राइट ऑफ कर सकते हैं। या एक दूसरा तरीका क्या होता है भाई, आपको पता है IAS 2 इन्वेंट्री का स्टैंडर्ड जो है वो क्या कहता है कि आपकी इन्वेंट्री मस्ट बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। कॉस्ट और NRV में से जो चीज़ लोअर है ना उसके ऊपर रिकॉर्ड होना चाहिए। NRV का पता ही होगा ना, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, मतलब मार्केट में इस वक्त कितने की वो बिकेगी। अगर कॉस्ट आपकी 100 रुपया लेकिन वो ऑब्सलीट हो गया या वो एक्सपायरी डेट करीब आ गया, मार्केट में वो बिक रही है 80 रुपये की, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहते हैं भाईजान, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 80 रुपये पे शो करनी है आपने। तो इसको कहते हैं राइट ऑफ करना इन्वेंट्री को। 100 वाली वैल्यू थी उसको राइट ऑफ करके 20 कर दिया। जबकि एसेट्स के अंदर राइट ऑफ वर्ड नहीं यूज होता वैसे टेक्निकली, ये तो क्योंकि कंपनीज एक्ट है ना तो इसने तो कर दिया, इसको अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजीज का तो नहीं ना इतना आइडिया। लेकिन आपको पता है उधर हम 2 तरह की चीज़ें होती हैं वैल्यू को कम करने के लिए, या होती है डेप्रिसिएशन जो वेयर एंड टीयर से हो, और दूसरी क्या होती है इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट बेसिकली कॉन्सेप्ट इम्पेयरमेंट का क्या होता है कि भाई जो हम इससे फ़ायदा लेना चाह रहे थे अब वो नहीं मिलना हमें, यही है ना कि इसकी कैरिंग अमाउंट आपने जो लिखी हुई है इतना आपको फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा, तो फिर आप उसको क्या करें, कम कर लें। वो इम्पेयरमेंट निकालने का आपको तरीका पता ही है, रिकवरेबल अमाउंट वगैरह। खैर तो ये भाई ये भी अगर आपने इन्वेंट्री को राइट ऑफ करना है या इम्पेयरमेंट वगैरह भी रिकॉर्ड करनी है तो फिर भी क्या करना है, बोर्ड का अप्रूवल चाहिए होगा। एंड टू डिटरमिन द terms of and the circumstances in which a lawsuit may be compromised and claim or right in favor of a company may be released, extinguished or relinquished। वाह, ठीक है जी। अब उसने कहा कि भाई अगर कंपनी कोई केस विन कर रही है, ठीक है, या कंपनी का क्लेम है किसी के ऊपर, लेकिन कंपनी ने सोचा यार ये क्लेम के चक्कर में ना पता नहीं कब तक अदालतों के धक्के खाते रहना है, दफ़ा करो, क्लेम छोड़ दो, अपना फारिग कराओ, रिलिंक्विश कर दो इसको, एक्सटिंग्विश कर दो, ख़त्म कर दो इसको, कंप्रोमाइज़ कर लो इसके ऊपर। वो कहते हैं कि इसके लिए भी बोर्ड का अप्रूवल चाहिए होगा। मतलब है कि ये नहीं हो सकता कि किसी नीचे वाले एम्प्लॉय ने खुद ब खुद ही कह रही हो यार उससे 50 लाख रुपया लेना था, छोड़ दिया मैंने अपने जेन के मुताबिक, CFO ने कहा मैंने छोड़ दिया। भाईजान नहीं, आप अकेले नहीं छोड़ सकते, डायरेक्टर्स का अप्रूवल चाहिए होगा, ठीक है। कैप 4 में ले जाऊँ आपको, यार रहने दे, मुश्किल से तो निकलें, चलो छोड़े। अच्छा आगे आ जाओ, टू टेक ओवर अ कंपनी और एक्वायरिंग और कंट्रोलिंग और सब्सटैंशियल स्टेक इन अनदर कंपनी। अच्छा जी, वो कह रहा है कि भाईजान अगर आप किसी और कंपनी को टेक ओवर कर रहे हैं, खरीद रहे हैं किसी और कंपनी को, तो फिर भी बोर्ड का अप्रूवल है। और एक्वायरिंग अ कंट्रोलिंग और सब्सटैंशियल स्टेक इन अनदर कंपनी, या आप किसी और कंपनी के अंदर कंट्रोलिंग
शेयर्स आपके पास आ रहे हैं। कंट्रोलिंग से मुराद क्या होता है? वही मुराद है जो पहले ही पढ़ा था कि मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स आप अपॉइंट कर सकते हैं अगर आमतौर पर 50% ही, ठीक है। एक तो ना पूरी की पूरी कंपनी को 100% एक्वायर आपने कर लिया, दूसरी तरफ अगर भाई एक्वायर नहीं किया लेकिन उसको सब्सिडरी बना लिया है, या तीसरे नंबर पे सब्सटेंशियल स्टेक है। सब्सटेंशियल स्टेक ना आमतौर पे 20% शेयर होल्डिंग को कहते हैं कि भाई आपने 20% शेयर होल्डिंग उसके अंदर ले ली है, सब्सटेंशियल स्टेक है, लेकिन कंट्रोलिंग नहीं है ये, ठीक है। कंट्रोलिंग क्या है कि आप मेजॉरिटी ऑफ फैसले अपनी मर्जी से करवा सकते हैं, वो तभी करवाएंगे ना अगर मेजॉरिटी वोट्स हैं आपके पास, ओके। तो भाई अगर ये करना है तो फिर भी आपको डायरेक्टर्स का अप्रूवल चाहिए। एनी अदर स्पेसिफाइड मैटर इसके अलावा कोई, तो भाई साहब ये कुछ पॉइंट्स आपके आगे, ठीक है। नीचे आ जाए, ऑथराइजेशन ऑफ जनरल मीटिंग। द बोर्ड ऑफ अ कंपनी शैल नॉट एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ जनरल मीटिंग आइदर स्पेसिफिकली और बाय वे ऑफ एन ऑथराइजेशन डू एनी ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स नेमली। भाई अगर बोर्ड ये नीचे वाले कुछ काम करना चाहता है ना, तो इसको बोर्ड को पहले क्या चाहिए होगी? कंसेंट चाहिए होगी जनरल मीटिंग, बेसिकली कि जनरल मीटिंग की रेजोल्यूशन पास होना ज़रूरी है। वो कहते हैं चाहे वो स्पेसिफिकली इसी बात के ऊपर हुई हो या एक जनरल ऑथराइजेशन दी हुई है कंपनी ने कि यार इन हवाले से ना जब भी बोर्ड कुछ फैसला करना चाहे वो कर सकता है, ठीक है। एक तो ये हो सकती है ना कि रेजोल्यूशन एक बार पास होगी कि यार फलां लिमिट डिसाइड कर देते हैं ये नीचे 3 चीज़ों के हवाले से, जब भी बोर्ड ने कोई फैसला करना होगा हमारी तरफ से ऑथोराइज्ड है, इसको जनरल ऑथराइजेशन कहते हैं। लेकिन अगर इस तरह कोई नहीं है तो फिर जब जब ये 3 काम करने पड़ेंगे, पहले जाके जनरल मीटिंग में उनसे अप्रूवल लेनी पड़ेगी, ठीक है, उसके बाद जाके डायरेक्टर्स करेंगे। अब आपके माइंड में एक फजूल सा सवाल आ सकता है कि जी उन्होंने तो साल भर मिलना है, तो भाई हमने पढ़ा होगा कि जनरल मीटिंग एनुअल भी होती है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी होती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से मुराद क्या है? अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी या तो 21 दिन के नोटिस में भी मीटिंग बुलाई जा सकती है, ठीक है, शेयर होल्डर्स की, ओके जी। कौन से 3 काम करने के लिए पहले जनरल मीटिंग का अप्रूवल चाहिए? पहले नंबर पे सेल, लीज और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ द अंडरटेकिंग और अ साइजेबल पार्ट देयर ऑफ अनलेस द मेन बिजनेस ऑफ द कंपनी कंप्राइज ऑफ सच सेलिंग और लीजिंग। अच्छा देखें ऊपर आप चले जाएं जरा, ऊपर 5th पॉइंट है टू अंडरटेक ऑब्लिगेशंस अंडर लीजिंग। उधर हमने कहा था कि भाईजान अगर लीज के ऊपर कोई एसेट लेना है, ऑब्लिगेशन है हमारी, मतलब लाइबिलिटी हम इनकर कर रहे हैं ना, एसेट लेंगे तो पैसे देंगे, वहां पर सिर्फ बोर्ड का अप्रूवल चाहिए था। नीचे क्या आ गया? अगर आप अपना पार्ट कोई देना चाह रहे हैं लीज के ऊपर या सेल करना चाह रहे हैं तो फिर आपको पहले जनरल मीटिंग का अप्रूवल चाहिए। बात आई समझ? पहले मैं क्या कर रहा था जी, आपकी भाई बिल्डिंग है, मैं कंपनी हूं, किसी और को मैं कह रहा हूं अपनी बिल्डिंग मुझे लीज पे दे दो, मैं आपको लाइबिलिटी उसकी पे करता रहूंगा, इसके लिए बोर्ड का अप्रूवल सफिशिएंट है। लेकिन अगर मेरी बिल्डिंग हो और मैं किसी बंदे को कहूँ कि भाई मैं आपको लीज पे देना चाह रहा हूँ, तो शेयर होल्डर कहेंगे भाईजान ताड़ी बिल्डिंग नहीं है, ये साड़ी बिल्डिंग है, पैसा हमने इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है, तो ज़रा हमसे भी आगे एक बार पूछ लें। तो अगर भाई आप, लेकिन ये साइजेबल पार्ट या अंडरटेकिंग मतलब बड़ा कोई हिस्सा उसका देना हो कंपनी का, या कि अच्छा भला कोई साइजेबल पार्ट हो, ये नहीं कि छोटी छोटी चीज़ के लिए हम मतलब मोटरसाइकिल लीज पे देना तो उसके लिए मेंबर्स का सर खाते फिरें। उन्होंने कहा सेल, लीज और अदरवाइज डिस्पोज। अदरवाइज डिस्पोज से मुराद है किसी और तरीके से अगर आपने डिस्पोज कर दिया, मिसाल के तौर पर किसी बंदे ने, इन्वेस्टर ने कहा यार मैं आपको शेयर्स मतलब कि आप मुझे ये अपना लोन के तौर पे दे दें कंपनी, बाद में मैं आपको ऐसे ऐसे पैसे वापस करता जाऊंगा, ठीक है, मैं लीज के तौर पे तो नहीं लेना चाह रहा, लेकिन मैं आपसे एसेट लेना चाह रहा हूँ आपका। तो किसी भी तरह की कोई भी सिचुएशन हो सकती है, इसलिए उन्होंने कहा अदरवाइज डिस्पोज, या सेल कर रहा है या लीज पे दे रहे हैं या इसके अलावा किसी और तरीके से इसको अगर किसी एसेट को डिस्पोज करें जो कि साइजेबल पार्ट है, बड़ा पार्ट है बिजनेस का, तो पहले जनरल मीटिंग की अप्रूवल चाहिए, अनलेस कंपनी का काम ही ये करना हो। अब डिफरेंट कंपनीज है पाकिस्तान में भी जो लीज के ऊपर चीज़ें रहती हैं, अब उनका काम ही लीज के ऊपर एसेट्स वगैरह देना है या लीज के ऊपर वो क्या करते हैं, अक्सर कंपनीज खरीद के कंपनी को आगे बेचते भी हैं, सेल करना भी है, कंपनी सेल करने का भी बिजनेस है। तो अब वो हर चीज़ के ऊपर जनरल मीटिंग का अप्रूवल नहीं लेंगे, वो बोर्ड का अप्रूवल सफिशिएंट होगा, ठीक है जी। तो अगर रूटीन का मामला हो तो फिर तो खैर है। नीचे सेल और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ द सब्सिडरी ऑफ द कंपनी। हाँ भैया देखें ना, ये ऊपर वाले पार्ट पॉइंट 1 से भी थोड़ा सा अखज़ किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने अलग से भी उसको मेंशन कर दिया कि भाईजान अगर कोई सब्सिडरी बेच रहे हैं आप अपनी कंपनी की, तो सर पैसा तो उनका गरीबों का पहले स्टार्ट में लगा था कंपनी में, फिर वो कंपनी ने आगे लगाया सब्सिडरी में, तो शेयर होल्डर से तो पूछो ना। तो सब्सिडरी को अगर सेल करना है आपने या किसी भी तरह डिस्पोज करना है, तो भाई आपको पहले मेंबर्स की जो है जनरल मीटिंग की अप्रूवल चाहिए। देन रिमिट, गिव एनी रिलीफ, रिमिट का मतलब छोड़ देना, गिव एनी रिलीफ और गिव एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर द रीपेमेंट ऑफ एनी डेट
आउटस्टैंडिंग अगेंस्ट एनी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी और टू एनी ऑफ इट्स रिलेटिव्स। हाँ, उसने कहा भाईजान अगर किसी डायरेक्टर ने कर्जा देना था कंपनी को वापस और कंपनी वो कर्जा माफ़ कर देना चाहती है या टाइम एक्सटेंड कर देना चाहती है, मतलब डायरेक्टर ने कहा 6 महीनों बाद दूंगा, नहीं दे सका, अब कंपनी कह रही चलो यार और 6 महीने बाद दे देना, या चलो तुम दो ही ना, ठीक है। अब वो डायरेक्टर या अगर किसी आपकी होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को भी दिया गया था उसको भी माफ़ करना है, या उनके रिश्तेदार को भी दिया गया था उनको माफ़ करना है, तो वो कहते हैं भाईजान ये डायरेक्टर्स को अगर ये हमने पावर दे दी कि कर्जा लेते रहें, माफ़ करते रहें, टाइम बढ़ाते रहें, भाई हर 6 महीने बाद कह रहे हैं अगले 6 माह बाद, 6 माह बाद, 6 माह बाद, साल बाद, 2 साल बाद, ये तो कभी भी नहीं आएंगे। इसलिए क्या है, अगर किसी भी डायरेक्टर ने, चाहे वो डायरेक्टर इसी कंपनी का हो, चाहे वो डायरेक्टर आपकी होल्डिंग कंपनी का हो, चाहे वो उनका कोई रिश्तेदार भी हो, डायरेक्टर्स का अगर कोई रिश्तेदार भी हो, अगर उसने कंपनी से किसी भी तरह कर्जा लिया हुआ है तो उस कर्जे को माफ़ करना या टाइम की एक्सटेंशन वगैरह जो है या किसी भी तरह का रिलीफ देना वो किसकी मर्जी से होगा। पहले जनरल मीटिंग का अप्रूवल होगा, उसके बाद बोर्ड का अप्रूवल होगा। बात आ गई है समझ भाई? चलें जी, तो इन 3 चीज़ों के लिए। अब नीचे उसने लिखा लिस्टेड कंपनी इज नॉट इंटाइटल्ड टू सेल और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ द अंडरटेकिंग विच रिजल्ट्स इन और मे लीड टू क्लोजर ऑफ बिजनेस operations or winding up of the company without there being a viable alternate business plan duly authenticated by the board। ये बात जरा समझ लें। उसने कहा कि भाईजान ये जो ऊपर वाली बातें हैं ना कि सब्सिडरी को सेल कर दें, अच्छी बात है, लेकिन अगर एक लिस्टेड कंपनी है वो अपनी सब्सिडरी को सेल करना चाह रही है तो वो फौरन नहीं सेल कर सकती। उसने पहले क्या करना है, एक ऑल्टरनेट वायबल ऑप्शन भी देना है। ऑप्शन से मुराद क्या है, देखिए लिस्टेड कंपनी, बात जरा समझे, लिस्टेड कंपनीज के अंदर क्योंकि हजारों के हिसाब से शेयर होल्डर्स होते हैं, उन्होंने पैसा दिया होता है। अब कंपनी अगर अपनी मर्जी से किसी सब्सिडरी के अंदर इन्वेस्ट करती है, बेच देती है, ये तो भाई शेयर होल्डर्स कहेंगे कि यार हमने आपको जो पैसा दिया पता नहीं कहीं उसका मिस यूज ही ना हो जाए, ठीक है। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर तो कोई आम कंपनी है अदर देन लिस्टेड है, कोई प्राइवेट कंपनी है, कोई सिंगल मेंबर है, कोई पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है, वो अगर सब्सिडरी को बेचना चाह रही है तो पहले जनरल मीटिंग का अप्रूवल होगा ये ऊपर वाले सेक्शन के मुताबिक, फिर बोर्ड का अप्रूवल होगा और फिर फारिग करवा दो उसको, ठीक है। लेकिन अगर वो लिस्टेड कंपनी अपनी सब्सिडरी बेचना चाह रही है तो पहले उसको एक ऑल्टरनेट वायबल ऑप्शन भी देना पड़ेगा कि भाई कहीं सब्सिडरी बेचने की वजह से कंपनी खुद तो नहीं वाइंडिंग अप की तरफ चली जाएगी। मतलब इतनी बड़ी सब्सिडरी थी कि उसको बंद कर दिया, इतने बुरे हालात हो गए, उसको बंद कर दिया है, अब भाई खुद भी बंद हो जाओ। कहता है ये सिचुएशन है तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, पहले ऑप्शन लेना पड़ेगा, पहले उससे एक वायबल ऑप्शन देना पड़ेगा, ऑल्टरनेट बिजनेस प्लान देना पड़ेगा, ठीक है, कि भाई इसको हम बेच तो रहे हैं, इसको हम बेच तो रहे हैं, लेकिन इसको बेच के हमारे पास और क्या ऑप्शन है। या तो ये ना कि यार ये देखो इसको बेचेंगे, इधर से कोई 2 अरब रुपये आएगा, 2 बिलियन आएगा, 3 बिलियन आएगा, ये हम वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, वहाँ से अर्न करेंगे। इस तरह का अगर कोई अवेलेबल ऑप्शन है तो फिर वो क्या करेंगे, बोर्ड के सामने प्रेजेंट किया जाएगा, जाहिर है बोर्ड ही बनाएगा, फिर बोर्ड उसको पहले अप्रूव करेगा, ऑथेंटिकेट करेगा, फिर जाके वो वाला जनरल मीटिंग में प्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। अदरवाइज लिस्टेड कंपनी बगैर किसी ऑल्टरनेट बिजनेस प्लान के अपना सब्सिडरी ख़त्म नहीं कर सकती, ठीक है। अगर करेगी, मतलब अगर इस तरह की सिचुएशन बन जाती है कि यार सब्सिडरी खत्म होगी तो कंपनी ही वाइंडिंग अप की तरफ चली जाएगी, तो भाईजान वो फिर शेयर होल्डर्स की सिर्फ मर्जी से होगा वो काम, मेंबर्स की मर्जी से होगा कि हाँ भाई इतने बुरे हालात हो गए हम इस तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर डायरेक्टर्स ने सोचा है कि भाई हम सब्सिडरी बेचते हैं तो अगर तो अदर देन लिस्टेड कंपनियां तो उनको कोई वायबल ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है, ऑल्टरनेट बिजनेस प्लान देने की जरूरत नहीं है, बस जनरल मीटिंग में जाएं, उनको बताएं, अगर वो अप्रूव कर दे तो ओके है। लेकिन अगर एक लिस्टेड कंपनी अपनी सब्सिडरी बेचना चाहेगी तो पहले बोर्ड क्या करेगा, एक ऑल्टरनेट बिजनेस प्लान बनाएगा कि यार अच्छा इसको तो बेच दिया, अब क्या करना है, वो लेकर जाएगा मीटिंग में। अगर मीटिंग में उसको अप्रूव किया जाता है उस प्लान को, फिर जाके वो क्या होगा, आपका आगे बात बढ़ेगी, ठीक है। देन उसने लास्ट पे कहा एनी रेजोल्यूशन पास्ड इफ नॉट इम्प्लीमेंटेड विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग शैल स्टैंड लैप्स्ड। अच्छा ये इसकी बात कर रहा है, ये ऑथराइजेशन वाली की है, ये तो कुछ ऊपर भी हम रेजोल्यूशंस पढ़ रहे हैं ना, उनकी बात नहीं कर रहा, वो नीचे वाली बात कर रहा है कि जिसकी ऑथराइजेशन जनरल मीटिंग में मिल चुकी थी कि हाँ भाई आप कर लो, ठीक है। अब बोर्ड ने एक रेजोल्यूशन पास की है, लेकिन वो रेजोल्यूशन को 1 साल हो गया अभी तक इंप्लीमेंट नहीं की गई। मिसाल के तौर पे रेजोल्यूशन यही थी, जैसे ये पहला पॉइंट ही डिस्कस कर लेते हैं, कहा गया था कि कोई अंडरटेकिंग का कोई हिस्सा बेचना है। अब फॉर एग्जांपल कंपनी की 5 फैक्ट्रीज थी, तो कंपनी ने सोचा यार एक फैक्ट्री बेच दें, ठीक। अब ये साइजेबल पार्ट है क्योंकि, तो पहले क्या करना पड़ेगा, मेंबर्स जनरल मीटिंग में जाके ऑथराइजेशन लेनी पड़ेगी, उन्होंने दे दी ऑथराइजेशन, अब डायरेक्टर्स का अप्रूवल होगा और उसको बेच सकते हैं। अब वो कहता है फॉर एग्जांपल मेंबर्स ने जो ऑथराइजेशन
ऑथराइजेशन दी थी इस काम की स्पेसिफिकली, वो उन्होंने दिया लेट्स से 2 मार्च 2023 को, ठीक है। अब आगे जाके 2 मार्च 2024 हो गया, अभी तक वो बेची नहीं गई, तो अब वो क्या हो जाएगी, वो वाली जो ऑथराइजेशन थी वो लैप्स हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी। अब अगर कंपनी मतलब बोर्ड वो 15 मार्च 2024 को जाके उनको एक गाहक मिल गया, कस्टमर मिल गया, इसको बेचना चाह रहे हैं, तो उन्हें दोबारा जाके अंडरटेकिंग दोबारा जाके वो ऑथराइजेशन लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि पिछली ऑथराइजेशन को 1 साल गुजर चुका है, वो लैप्स हो चुकी है। बात आ गई समझ? ये वो बात कर रहा है, लेकिन ये बात वो सिर्फ ये ऑथराइजेशन वाले के हवाले से कर रहा है। ऊपर जो हमने पावर्स टू बी एक्सरसाइज बाय बोर्ड कही है उसमें कोई लिमिट नहीं है, वो मतलब है कि जब मर्जी कर लें, ठीक है, बस रेजोल्यूशन पास होनी चाहिए बोर्ड की। ओके जी, नेक्स्ट आ जाए भाई ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स, ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। द कंपनीज एक्ट मेंशंस फॉलोइंग ड्यूटीज, पहले तो पावर्स आई थी ना, अथॉरिटी आई थी, इख्तियारात आए थे, अब थोड़े से फ्राइज भी तो आने। विद अथॉरिटी कम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलें जी, पहला पॉइंट, अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी शेल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी। सादा सी बात है भाईजान, आर्टिकल्स के मुताबिक काम करना है, मेहरबानी सर कर लेंगे। दूसरा पॉइंट, अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी शेल एक्ट इन गुड फेथ in order to promote the objects of the company for the benefits of its members as a whole and in the best interests of the company, its employees, the shareholders, community and for the बस सही है, ये नीयतों की बातें, गुड फेथ में काम करना है, ठीक है, ये आपको समझ आ गई होगी। तीसरे नंबर पे, अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी शैल डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज विद ड्यू एंड रीजनेबल केयर। भाई बड़े तसल्ली के साथ, स्किल्स के साथ, डिलीजेंस के साथ आपने काम करना है। एंड शैल एक्सरसाइज इंडिपेंडेंट जजमेंट, बड़ा एक इंडिपेंडेंट आज़ाद ख्याल होके उसने विदाउट एनी बायस फैसले करने हैं, सही है, बड़ा सोच विचार करके सब्र व तहम्मुल के साथ काम लेते हो, ड्यू डिलीजेंस करते हुए, मतलब जैसे उसका अपना पैसा लग रहा है इस तरह टेंशन लेकर उसने फैसले करने हैं। ये मतलब जनरल सी बातें हैं, ये एथिक्स के करीब हैं ये बातें मोस्टली, या बिहेवियरल चीज़ें हैं, ठीक है। इनको जज करने में कि इस बंदे ने किया है या नहीं किया, ये थोड़ा मुश्किल काम है, ठीक है। इसलिए हमने पढ़ा था ना कि जो फिड्यूशरी बिहेवियर होता है वो लैक किया है कि नहीं किया, ये भी फैसला कोर्ट करती है। आप लोगों को बल्कि मैंने टेस्ट में पूछा है और 2-4 लोगों ने उसको भी गलत कर दिए, ठीक है। तो भाई सोसाइटी नहीं डिसाइड करती, कौन करता है? कोर्ट करती है। और जब कोर्ट फैसला दे दे किसी के खिलाफ कि यू लैक फिड्यूशरी बिहेवियर, अब अगले 5 साल के लिए वो बंदा किसी भी कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता। ओके, नेक्स्ट और ड्यूटी क्या है? अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी शैल नॉट इन्वॉल्व इन एनी सिचुएशन इन विच ही मे हैव अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरेस्ट दैट कॉन्फ्लिक्ट्स और पॉसिबली मे कॉन्फ्लिक्ट विद द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। ये ड्यूटी है उसकी कि भाई वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जिसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है कि भाई जो दूसरी पार्टी है वो भी मेरी ही है या उसके अंदर भी मेरा ही कोई बंदा है, अब मैं उसका फ़ायदा सोचूं या अपनी कंपनी का फ़ायदा सोचूं, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। पीछे हमने पढ़ा था ना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की 3 उसने चीज़ें बताई हुई थी, उसके लिए उसने पावर्स भी बोर्ड की लगाई हुई हैं, क्योंकि उसे पता है कि सिर्फ ड्यूटी लगाने से काम नहीं होना। इसको मैं जितना मर्जी कहूँ कि भाई जब भी तुम्हारा रिश्तेदार काम करने आएगा या कोई ट्रांजेक्शन करने आएगा, जब भी तुम्हारी प्राइवेट कंपनीज के अंदर तुम डायरेक्टर हो या मेंबर हो वो की ट्रांजेक्शन करने आएगी, जब भी तुम्हारी फर्म जिसके अंदर तुम पार्टनर हो या उस फर्म का कोई भी और पार्टनर कंपनी के साथ ट्रांजेक्शन करने आएगा तो तुमने कंपनी को बताना है। वो कहता मैं जिसको जितना मर्जी समझा लूँ ये नहीं बताएगा। इसलिए मैंने पावर्स भी लगा दी बोर्ड की कि अगर ऐसी कोई मटेरियल ट्रांजैक्शन आप करते हो जिसके अंदर ये बंदे इन्वॉल्व हैं और विदाउट अप्रूवल ऑफ बोर्ड है तो भाई साहब ये ट्रांजैक्शन हुई ही नहीं है, ठीक है। आपने उस डायरेक्टर को फ़ौरन पकड़ लेना जाके कि भाईजान आपकी ड्यूटी भी थी अंडर सेक्शन 204, ठीक है जी। देन अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी शैल नॉट अचीव और अटेम्प्ट टू अचीव एनी अनड्यू गेन or advantage either to himself or to his relatives, partners or associates, and if such director is found guilty of making any undue gain, he shall be liable to pay an amount equal to that gain to the company। ये आप लोगों ने कैप 4 में भी पढ़ा होगा, ठीक है। कैप 4 में आप लोगों ने ये देखा होगा कि भाई अपना अगर कोई पार्टनर भी अनड्यू गेन लेता है, मतलब कि बाकी पार्टनर्स को नहीं पता था लेकिन उसने फर्म की प्रॉपर्टी को या फर्म के नाम को इस्तेमाल करते हुए, या वो किसी और जगह पे पार्टनर था फर्म को पता ही नहीं था ये दूसरी जगह पे भी पार्टनर है, वहाँ से कोई भी पैसा कमाया तो वो प्रॉफिट किसका हो जाता है? वो फर्म का ही हो जाता है। तो यहाँ पर भी वो यही कह रहे हैं कि अगर किसी डायरेक्टर ने किसी भी तरह से उसने कमाया या उसके किसी रिलेटिव ने या उसके किसी एसोसिएट से मुराद भी यही है कि किसी और कंपनी में वो डायरेक्टर है तो कोई और डायरेक्टर उसका उसी कंपनी का दूसरी का उसने कमाया, या ये जिस फर्म में पार्टनर है उस फर्म के किसी और पार्टनर ने कोई पैसा कमा लिया, ठीक है। तो भाई साहब ये पैसे जो अनड्यू गेन हैं ये इसने कंपनी को वापस करने हैं। ओके, अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी शैल नॉट असाइन हिज ऑफिस एंड एनी असाइनमेंट सो मेड शैल बी वॉइड। भाई डायरेक्टर जिसको बनाया गया वो किसी और को अपनी जगह पर डायरेक्टर नहीं बना सकता।
जैसे सरकारी महकमों में होता है कि दूर दराज इलाकों में किसी डॉक्टर की जॉब लग गई है, ठीक है, वो क्या करता है, उसने वहाँ अगर इसकी सैलरी डॉक्टर की 70,000 रुपये है, वो वहाँ पे किसी को 30,000 देता है, कहता है तू जाके बैठा नहीं, ठीक है, मैं कहाँ इतनी दूर जाऊँ। तो ये मतलब ऑब्वियसली ये वैसे ही इलीगल है चीज़, तो इसके मुताबिक भी इलीगल है कि अगर मुझे एक डायरेक्टर बनाया गया है तो मैं किसी और बंदे को अपनी डायरेक्टरशिप असाइन नहीं कर सकता, ठीक है, कि भाई आप मेरी जगह पर डायरेक्टर बन जाए, मुझे चूज़ किया गया, मैं ही बनूंगा। ओके, इन एडिशन टू अबव, इसके अलावा भी द कमीशन मे प्रोवाइड फॉर द एक्सटेंड ऑफ ड्यूटीज एंड द रोल ऑफ डायरेक्टर्स एज में भी स्पेसिफाइड, ये बात जनरल, ठीक है भाई, ये ड्यूटीज हैं कुछ जनरल सी। नीचे उसने कहा ब्रीच एंड रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन का पता ही है ना, पिछली किसी चीज़ को अप्रूव कर देना, मतलब कोई काम 2 महीने पहले हुआ है, अब मेंबर्स ने या बोर्ड ने उस चीज़ को अप्रूव कर दिया है कि भाई वो जो 2 महीने पहले, उस वक्त बेशक वो विदाउट अप्रूवल हुआ था, लेकिन ये इसी तरह ही मान लिया जाएगा जैसे वो अप्रूवल के साथ ही चीज़ हुई थी, सही है। तो रेटिफाई किसको कहते हैं, बाद में जाके बैक डेट पे किसी चीज़ को अप्रूव कर देना। और ब्रीच से मुराद है वायलेशन, देख लेते हैं। एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी, डिफॉल्ट और नेग्लिजेंस बाय अ डायरेक्टर इन कंट्रावेंशन ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी, ये मतलब ड्यूटीज के हवाले से बात हो रही है। अगर किसी डायरेक्टर ने आर्टिकल्स के खिलाफ या कंपनी किसी पॉलिसी के खिलाफ और बोर्ड के किसी डिसीजन के खिलाफ कोई भी मतलब कि उसने हरकत की है, कोई नेग्लिजेंस लापरवाही की है या डिफॉल्ट किया है या ब्रीच ऑफ ड्यूटी की है, तो भाईजान क्या होगा, द डिसीजन ऑफ बोर्ड मे बी रेटिफाइड बाय द कंपनी थ्रू अ स्पेशल रेजोल्यूशन एंड द कमीशन मे इम्पोज एनी रिस्ट्रिक्शन एज मे बी स्पेसिफाइड। तो भाई आपका जो हरकत आपने की है वो बाद में जाके स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू हो सकती है अप्रूव। इसका मतलब क्या है कि मेंबर्स की अब रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड होगी। अगर किसी डायरेक्टर ने या बोर्ड ने एज अ होल किसी तरह की कोई ब्रीच की है अपनी ड्यूटीज में, या कंट्रावेंशन की है आर्टिकल्स की, किसी शिक की या कंपनी की किसी पॉलिसी की, सही है, वायलेशन की है, और अब ये सिर्फ एक बंदा जो बचा सकता है उसको, वो कौन है, स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ मेंबर्स। आपको पता है कि स्पेशल रेजोल्यूशन यूज ही सिर्फ मेंबर्स के लिए होता है, डायरेक्टर्स के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं होता। तो यहाँ पे बोर्ड की रेजोल्यूशन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे किसकी बात हो रही है भाईजान, मेंबर्स की स्पेशल रेजोल्यूशन की, कि भाई चलो गलती होगी, हमने नहीं अप्रूवल लिया या हमसे ड्यू डिलिजेंस हमने नहीं ली या मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था मैंने नहीं बताया, अब 10-15 दिन बाद जब पता चला है, तो मेंबर साहिबान अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दें उसके ऊपर अंडर द रिस्ट्रिक्शंस एज में भी, सही है, जो भी कोई अगर कोई रिस्ट्रिक्शन हुई तो वो छोड़ें रिस्ट्रिक्शन है या नहीं है, तो भाई अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गई तो अब वो रेटिफाई हो जाएगा, मतलब इस तरह ही समझा जाएगा जैसे मेंबर्स ने पास किया है। और कंपनी के अंदर आपको पता है जो हाईएस्ट अथॉरिटी है वो मेंबर्स ही होते हैं, ठीक है, अगर के मतलब ऐसी चीज़ें भी जो बोर्ड भी नहीं कर सकता वो मेंबर्स की रेजोल्यूशन के साथ हो जाती हैं, तो वो ओके हो जाएगा मामला। चले जी भाई साहब, ये था अभी तक के लिए, ठीक है, इंशाल्लाह फिर कल आगे चलेंगे। बाकी अगेन परेशान नहीं होना, इजी हो जाए बिल्कुल, अगले पेपर्स की तैयारी करें इंशाल्लाह, ठीक है। कल मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, अल्लाह।